कुछ पल रोया और फिर धीरे धीरे खुद को संभाल लिया। उसने उठकर अपने आंसू पोंछे। उसका दिल बहुत भारी था, सिर भी बोझिल लग रहा था। ख्याल रुक ही नहीं रहे थे और उसे पता था कि आज रात नींद नहीं आएगी। उसे यह भी महसूस नहीं हुआ कि उसकी मुट्ठियों से थोड़ा खून निकल रहा है। वो ट्रेनिंग रूम से बाहर निकलने का फैसला करता है। सब कुछ तब तक ठीक था जब तक उसकी नज़र कमरों के बाहर खड़े बेवजह ज्यादा सिपाहियों पर नहीं पड़ी। वो आपस में फुसफुसा रहे थे और ये सब ताए को बेचैन कर रहा था। उसने अपने टीममेट्स को किसी बात पर चर्चा करते देखा तो वो उनके पास चला गया। क्या हो रहा है? उसने पूछा और सबका ध्यान उसी पर चला गया। अगले शब्द वो थे जिनकी ताए ने कभी उम्मीद नहीं की थी। कैप्टन को थोड़ी देर पहले लेफ्टिनेंट हान को मारने के इल्जाम में जेल में डाल दिया गया। ताए की दुनिया जैसे वहीं रुक गई। वो बिल्कुल खामोश हो गया, हर बात समझने की कोशिश कर रहा था। 1 मिनट, क्या? ताए को यकीन नहीं हुआ। थोड़ी देर पहले जनरल यहां आए थे और कैप्टन को अपने ऑफिस में बुलाया। फिर कैप्टन बाहर आए, उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। लगता है जनरल ने मारा था। ताए समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या महसूस करना चाहिए। बिना किसी जांच के सीधा जेल? जब ताए अचानक भागा तो सब चौंक गए। उसके कदम उसे जाने पहचाने रास्ते पर ले गए। दिल गुस्से से भरा हुआ था। उसे जवाब चाहिए थे, हमेशा की तरह। वो घर पहुंच गया, जबकि ट्रेनिंग के दिनों में कैंप से बाहर जाना मना था। अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। जब उसके परिवार ने उसे दरवाजे पर इतने सख्त चेहरे के साथ खड़ा देखा तो वो हैरान रह गए। बेटा, तुम्हें यहां आने की इजाजत नहीं है। लेकिन ताए अब अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। क्या अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना तुम्हें मजा देता है? उसने तंज किया। उसके पिता चौंक गए। क्या? बिना किसी जांच के आपने उसे जेल में डाल दिया? ताए रो पड़ा। उसकी मां भी आ गई, चेहरे पर उलझन थी। उसके पिता हंस पड़े। खून लगा कपड़ा जिस पर उसका नाम था वही काफी सबूत था। ताए सब समझ गया। वो यूनिफॉर्म की बात कर रहे थे और ताए जानता था कि वो खून बच्चे की वजह से था। आपको कैसे यकीन है कि वो लेफ्टिनेंट का खून है? ताए ह्युंग, अपनी जबान संभालो, मां ने कहा, मगर ताए ने ध्यान नहीं दिया। वो जानता था उसका पिता उस इज्जत के काबिल नहीं है। वापस कैंप जाओ और इस केस में दखल मत दो। आप चाहते हैं मैं चुप रहूं? मैं इससे बहुत थक चुका हूं। और जानते हैं क्या, जेल में आपको होना चाहिए। एक जोरदार थप्पड़ ताह्युंग के चेहरे पर पड़ा। सब सन्न रह गए। वो जमीन पर गिर पड़ा, गाल जल रहे थे, आंसू अपने आप बहने लगे। जयवोन, बस करो। उसकी मां बीच में आई और ताह्युंग को थाम लिया। तुम मुझे मारो, चोट पहुंचाओ, जो चाहो करो, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं। उसके पिता ने ठहाका लगाया। जेल जाने का इतना शौक है? उसने ताए की गर्दन पकड़ ली, जैसे दम घुट रहा हो। मैं तुम्हारा बाप हूं और अगर अपनी भलाई चाहते हो तो मेरी बात मानोगे। लेकिन ताए डरा नहीं। वो जानता था कि वो सही है। उसने उसे जोर से धक्का दिया और वहां से चला गया। ताए कांप रहा था, सांस सही से नहीं आ रही थी। उसकी मां की आंखों में आंसू थे। सॉरी मां, मैं सच में। मां ने उसे कसकर गले लगा लिया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। योंगी और जेन्नी भी आ गए। जेन्नी सदमे में थी। तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि पापा तुम्हें मारते हैं? मां खामोश रही। वो नहीं चाहती थी कि बच्चे जाने, लेकिन अब सब सामने था। वो उसे सालों से मारता आ रहा था, मगर शिकायत करती तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। हम उसके साथ नहीं रह सकते, जेन्नी बोली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो आदर्श मानती थी वो ऐसा है। नहीं, मां ने कहा, तुम्हें अमेरिका में पढ़ाई पूरी करनी है। पहले ग्रेजुएट बनो। योंगी कुछ भी नहीं कर सका। वो सबसे बड़ा था। उसे मां और सबकी हिफाजत करनी चाहिए थी, मगर वो खुद भी इस जुल्म से नहीं बच पाया। लेकिन अब उसने वादा किया, वो और मजबूत बनेगा। वो सब रोते हुए एक दूसरे से लिपट गए और एक बार फिर ताए ने महसूस किया कि परिवार क्या होता है। अब मुझे यकीन हो गया है कि वो सारे गैरकानूनी ड्रग्स और हथियार उसी के हैं।
कैंप के नियम तोड़ने की वजह से मुझे 1 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है। 2 सिविल गार्ड्स ने ताह्युंग की बाहें पकड़ी और उसे जेल के अंदर घसीट ले गए। रोशनी सिर्फ टॉर्च से आ रही थी। ये जेल किसी आधुनिक जेल जैसी नहीं थी, लोहे की सलाखों के साथ। थोड़ा दम घुटने जैसा महसूस हो रहा था। उसे एक सेल में धक्का देकर डाल दिया गया। अंदर पहले से कोई था। वो जानता था कौन है, मगर दिल इतना भारी था कि उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। क्या तुम्हें लगा था कि बस इतना ही होगा? सिर्फ 1 दिन जेल, नियम तोड़ने की सजा? नहीं, उसके पिता की कुछ और ही योजना थी। एक गार्ड ने जमीन पर नमक डाल दिया, इतना कि 2 बाल्टी पानी खारा हो जाए। दूसरे गार्ड ने ताए की पैंट घुटनों तक चढ़ा दी। वहां घुटनों के बल बैठो। ताए डर गया। वो जानता था ये क्या सजा है। पुरानी सजा, नमक पर घुटनों के बल बैठना, सिर और हाथों पर किताबें रखना। किताब गिरी। मैंने कहा, बैठो। आवाज से ताए चौंक गया। जंगकुक भी जाग गया। अपने प्यार को सामने देखकर जंगकुक के पास शब्द नहीं थे। ताए के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने नमक पर घुटने टेक दिए। बस शुरुआत थी, मगर नमक के दाने घुटनों में चुभ रहे थे। दर्द बहुत था। उसके दोनों हाथ फैलाए गए, टी की तरह। हर हाथ पर 2 किताबें और सिर पर 3। 2 घंटे, एक भी किताब गिरी तो फिर से शुरू। गार्ड ने कहा, ताला बंद किया और चला गया। अभी शुरू ही हुआ था और उसका शरीर कांपने लगा। घुटनों से खून निकल रहा था। नमक सबोर मुश्किल बना रहा था। जंगकुक की आवाज कमजोर थी। ये देखकर उसका दिल टूट रहा था। उसने वादा किया था कि वो उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन अब नहीं। अपनी बातें अपने पास रखो। दूसरी बार जंगकुक का दिल जैसे बंद हो गया। वो उसे गले लगाना चाहता था, छूना चाहता था, मगर उसे लगा ताए को अच्छा नहीं लगेगा। वो सेल के एक तरफ जंजीरों में बंधा था और ताए दूसरी तरफ। कैसे हो? नाराज हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। सॉरी। जंगकुक ने गहरी कांपती सांस ली। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वो सब कहना चाहता था, मगर अभी वक्त सही नहीं था। ताए नाराज था और उसका हक भी था। उसने ताए को देखा। वो जमीन की तरफ देख रहा था, होंठ दबाए हुए, जैसे सिसकियां रोक रहा हो, मगर आंसू साफ दिख रहे थे जमीन पर गिरते हुए। सॉरी, जंगकुक ने दर्द से कहा। लिसा के बारे मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। जंगकुक चुप हो गया। उंगलियों से खेलने लगा। अभी वही कर सकता था। वो सामने थे, फिर भी कितने दूर, इतने पास, फिर भी इतने फासले पर। ताए शिकायत नहीं कर रहा था, मगर जंगकुक जानता था उसे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी नजर पास रखी नमक की बोतल और किताबों पर पड़ी। उसने बोतल उठाई, अपने सामने जमीन पर नमक डाल दिया, पैंट घुटनों तक चढ़ाई और ताए का ध्यान उसकी तरफ गया। तुम क्या कर रहे हो? सूजी आंखों और लाल नाक के साथ ताए ने पूछा। जंगकुक ने किताबें उठाई, 3 सिर पर रखी और दोनों हाथों में भी। उसने नमक पर घुटने टेक दिए। हल्की सी कराह निकली और ताए की तरह बैठ गया। ये बंद करो। ताए रो पड़ा, मगर जंगकुक ने आंखें बंद कर लीं और वहीं बैठा रहा। तुम पागल हो क्या? तुम्हें कोई सजा नहीं मिली है, रुक जाओ। मगर ताए की बात अनसुनी रह गई। पता है क्या, मुझे तुमसे नफरत है। तुम कौन होते हो मेरे जज्बातों के साथ खेलने वाले? मुझे तुमसे बहुत नफरत है। जंगकुक सब सुनता रहा, हर लफ्ज अपने दिल पर लेकर। मुझे लगा तुम दूसरों से बेहतर हो। मुझे लगा तुम्हें इज्जत करना आता है, लेकिन मैं खुद को ही धोखा दे बैठा। ताए जोर जोर से रो रहा था। उसकी आवाज गुस्से और टूटे हुए दिल से भरी थी। लेकिन उसके बाद ताए के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला। सिर्फ सिसकियां थीं जो उसके दर्द को बयान कर रही थीं। और जंगकुक जानता था कि उसने उसे कितना चोट पहुंचाई है। जंगकुक ने अपने होठों के अंदर काट लिया ताकि आंसू रोक सके। उसे रोने का हक नहीं था। कुछ देर बाद ताए शांत हो गया, लेकिन उसके हल्के हल्के कराहने से साफ था कि उसके घुटनों का दर्द कम नहीं हुआ था। घुटनों से खून बह रहा था और नमक लाल हो चुका था। जंगकुक के साथ भी वही हाल था। वो ताए की मदद करना चाहता था, मगर उसे छू भी नहीं सकता था। तो उसने बस वही किया जो वो कर सकता था।
मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है वो तुम्हें फंसा रहे हैं, और मुझे ये भी पता है कि तुम भी ये जानते हो। जंगकुक के पास कोई जवाब नहीं था। ताई ने तंज किया, तुम एक कायर हो। क्या इसके लिए भी उन्होंने तुम्हें पैसे दिए हैं? जब ताई को सेल से बाहर ले जाया जा रहा था, तभी उसे एक थप्पड़ जैसी आवाज सुनाई दी और जंगकुक की कराह। गार्ड उसे चाबुक से मार रहा था और पहली बार ताई ने उसका चेहरा साफ देखा। वो चोटों से भरा हुआ था। चाबुक उसके चेहरे पर पड़ा। रुको, ताई चीख पड़ा। सिविल गार्ड ने उसे घूर कर देखा। तुम भी पिटना चाहते हो क्या? ताई खामोश हो गया। दर्द के बावजूद जंगकुक को थोड़ी तसल्ली मिली। ताई अब भी उसकी परवाह करता था। इसे अभी यहां से बाहर ले जाओ, गार्ड ने हुक्म दिया और दूसरों ने ताई की बाहें पकड़ ली। ताई ने एक आखिरी बार जंगकुक की तरफ देखा। उसके होंठों पर खून था। यह देखकर उसका दिल टूट गया। वो उससे नफरत करता था क्योंकि उसने उसे फिर से दर्द दिया, लेकिन उससे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि इन सब के बावजूद वो अब भी उससे मोहब्बत करता था। गार्ड्स उसे जेल से बाहर घसीट कर ले गए। इंसाफ का यह सिस्टम हर बार मुझे मायूस करता है। इंसाफ सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो उसे खरीद सकते हैं। ये सरकार के नौकर हैं, मगर लगते हैं अपराधियों के सेवक। मेरे पिता ने मुझे ट्रेनिंग से छुट्टी दिलवाई, सिर्फ कोर्ट की सुनवाई में आने के लिए। वो मुझे जंगकुक पर तरस खाते हुए देखना चाहते थे। वो सच में एक घटिया इंसान है, तो फिर शायद मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि उसने कुछ किया है, और मैं जानता हूं वो अच्छा नहीं है। हम उस कमरे में दाखिल हो चुके हैं जहां सुनवाई होने वाली है। मेरा पूरा परिवार यहां है और मेरे पिता के कुछ असिस्टेंट्स भी। मैंने अभी तक जंगकुक को नहीं देखा है, और सच कहूं मैं देखना भी नहीं चाहता। ताई बिल्कुल खामोश बैठा था, अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ। कमरे के अंदर कुछ लोगों की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। लोग ज्यादा नहीं थे, मगर इतने काफी थे कि ताई को बेचैनी होने लगे। जज अभी तक नहीं आई थी और जंगकुक भी नहीं। काश वो अभी यहां से चला जाए। काश वो ऐसे गायब हो जाए कि किसी को पता भी न चले। वो न कुछ देखना चाहता था, न कुछ सुनना, मगर वो जानता था उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कभी होता ही नहीं। और यही बात उसे अंदर से तोड़ रही थी। दरवाजा खुला और सारी बातें एकदम से बंद हो गईं। जंगकुक अंदर आया। दोनों बाजुओं से 2 पुलिस वाले उसे पकड़े हुए थे। उसने कैदी के कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा चोटें थीं। उसे जेल में मारा गया था। कैसे कर सकते हैं वो ऐसा? मगर उन 2 पुलिस वालों के अलावा उसकी तरफ कोई नहीं था, सिर्फ वो अकेला। और ताई का दिल दर्द से भर गया, ये सोचकर कि जंगकुक सब कुछ अकेले झेल रहा है, बिना किसी के साथ के। जब उनकी नजरें मिली, ताई ने तुरंत नजरें झुका ली। उसकी आंखें फिर से भर आईं, और ये सब उसकी वजह से था। उसने अपनी मुट्ठियां गोद में भींच ली। वो उठकर उसके पास जाना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि वो अकेला नहीं है, मगर अभी ये मुमकिन नहीं था। वो जानता था जंगकुक बेगुनाह है। वो जानता था ये सब एक साजिश है। उस इंसान के सामने जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इंसाफ जाए भाड़ में, सब झूठ है। ताई ने खुद को संभाला। अभी रोने का वक्त नहीं था। उसके पिता की तरफ बहुत से लोग बैठे थे, जबकि जंगकुक की तरफ कोई भी नहीं। थोड़ी ही देर में जज आ गई और उसके पिता के चेहरे पर पूरा भरोसा था। ताई को यह देखकर नफरत हुई, लेकिन जैसे ही जयवोन ने अनजानी जज को देखा, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें फैल गईं, यहां तक कि उसका वकील भी हैरान था। हैरानी किस बात की? ताई ने सोचा, मगर वो जानता था अभी कोई जवाब नहीं मिलेगा। जज अपनी कुर्सी पर बैठी। केस बुलाइए, उन्होंने कहा। क्लर्क ने कागज पलटा। किम जयवोन बनाम ज्योन जंगकुक, क्रिमिनल केस नंबर 1814, हत्या का मामला। जज ने सिर हिलाया। प्रोसिक्यूशन की तरफ से हाजिरी। क्लर्क ने फिर पढ़ा। अटॉर्नी मिन ह्यूंग सोक, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर हान जॉयोन, अटॉर्नी पार्क हायोन,
सेकंड असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर और अटॉर्नी जंग एर्री प्राइवेट प्रोसिक्यूटर। ताई ये समझ गया जंगकुक सच में अकेला था, लेकिन उसका वकील कहाँ है? डिफेंस की तरफ से हाजिरी, अटॉर्नी चा जियोन और अटॉर्नी ली हानबिन, लेकिन मिस्टर ली मौजूद नहीं है। जज की भौहें तन गईं। उनकी नजर जंगकुक पर पड़ी, जो और भी अकेला लग रहा था। मिस्टर जियोन, आपका वकील कहाँ है? जंगकुक ने सिर उठाया। वो मर चुका है। और जैवोन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ताई का खून खौल उठा। अपने पिता की प्रतिक्रिया देखकर उसे यकीन हो गया, ये सब उसी की चाल थी। वो जानता था जंगकुक के वकील को जानबूझकर मरवाया गया है ताकि वो आसानी से जीत जाए। तो अब हम क्या करें? जज ने पूछा। आपके पास कोई वकील नहीं है? अगर जंगकुक बिना वकील के रहता तो उस पर एक और केस बन सकता था, अदालत के नियम न मानने का, और यह हालात को और खतरनाक बना देता। अगर उसके पास वकील नहीं होता तो उसके पिता की जीत पक्की थी। जंगकुक खड़ा होने ही वाला था, मगर ताए उससे पहले उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। माफ कीजिए योर ऑनर, बीच में बोलने के लिए, लेकिन मैं खुद को इनका वकील पेश करना चाहता हूं। पूरा कमरा सन्न रह गया। उसके पिता उसे घूर रहे थे, मगर तायर डरा नहीं। जैवोन का वकील खड़ा हुआ। ये इस केस के काबिल नहीं है। इनके पास कोई मैंने लॉ में ग्रेजुएशन किया है और 94.8 के साथ टॉप किया है। हो सकता है मेरे पास ज्यादा तजुर्बा ना हो, मगर मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। जज ने बोलकर दूसरे वकील को चुप करा दिया। मैं इसे स्वीकार करती हूं। अब क्या हम सुनवाई आगे बढ़ाएं? ताए का दिल मजबूत हो गया। वो जंगकुक की तरफ गया। उसके चेहरे पर हैरानी थी और ताए खुद भी हैरान था। मुझे पता था एक दिन मैं जो सीखा है वो काम आएगा। हालांकि मैंने लॉ के बाद फाइन आर्ट्स पढ़ी, फैशन डिजाइन के अपने दूसरे ख्वाब के लिए। मैं घबराया हुआ हूं, मगर मैं उसे वो इंसाफ दिलाऊंगा जिसका वो हकदार है। वो हमेशा मेरी हिफाजत करता आया था, लेकिन इस बार उसे बचाने की बारी मेरी है। क्या आरोपी मौजूद है? आरोपी मौजूद है। आरोपी को पेश किया जाए। जज के हुक्म पर क्लर्क ने फिर से पढ़ना शुरू किया। आरोपी जियोन जंगकुक पर हत्या का इल्जाम है, आर्टिकल 297 के तहत, जो इस तरह से किया गया। 6 दिसंबर 1894 की शाम करीब 9 बजे बैकजे की राजधानी साउथ कोरिया में इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में आरोपी ने जानबूझकर और गैर कानूनी तरीके से हान जिप्योंग पर हमला किया। उसने उसे पूरे शरीर पर मुक्कों से मारा, फिर तलवार से 2 बार वार किया, जिससे पीड़ित की मौत हो गई। आरोपी एक अधिकारी है, आर्मी कैप्टन होने के बावजूद, जो कानून के खिलाफ है। ताए कान खोलकर हर एक बात ध्यान से सुन रहा था, कोई भी बात छूट न जाए। जज ने जंगकुक से पूछा, क्या आप लगाए गए आरोप समझते हैं? जंगकुक ने सिर हिलाया। आपकी दलील क्या है? कमरे में बैठे कुछ लोग फुसफुसाने लगे। प्रोसिक्यूटर बोला, आरोपी की यूनिफॉर्म एक सेल के अंदर मिली थी जो खून से सनी हुई थी। वो कपड़ा जुर्म की जगह से ज्यादा दूर नहीं मिला और हत्या के करीब 10 मिनट बाद पाया गया। वो पूरे भरोसे के साथ बैठ गया और ताए का मन कर रहा था वहीं जाकर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दे। जज ने ताए की तरफ देखा। क्या आप इस जानकारी से सहमत हैं? ताए तुरंत खड़ा हो गया। मैं ऐतराज करता हूं योर ऑनर। मैं इस बात से सहमत हूं कि आरोपी का कपड़ा खून से सना हुआ था, लेकिन वो खून पीड़ित का नहीं है। आरोपी ने एक औरत की मदद की थी जो बच्चे को जन्म दे रही थी। दाई आने में देर हो रही थी तो वो उसकी जगह रुका, और मैं इसे साबित कर सकता हूं। डरने की कोई बात नहीं थी। वो जानते थे कि वो सही है। प्रोसिक्यूटर बोला, डिफेंस के पास कोई गवाह नहीं है, भले ही वो उस वक्त आरोपी के साथ हो। हम ये नहीं मान सकते कि वो सच बोल रहे हैं। ताए ने नजर घुमाई और एक जाना पहचाना चेहरा देखा, फिर जज की तरफ देखा। हमारा गवाह यहीं मौजूद है योर ऑनर। कमरे में सब लोग इधर उधर देखने लगे। गवाह की तरफ इशारा कीजिए, जज ने कहा। ताए बोला,
मैं गवाह को मजबूर नहीं करना चाहता, मैं उसकी ज़मीर पर छोड़ना चाहता हूं। जज को हैरानी हुई। कुछ पल गुजरे, लोग फुसफुसाते रहे। गवाह, ताए ने कहा, क्या ये आपको ठीक लगता है कि जिसने आपकी और आपके बच्चे की जान बचाई वो उस जुर्म में जेल जाए जो उसने किया ही नहीं? थोड़ी देर बाद कुर्सियों की दूसरी तरफ से एक औरत खड़ी हुई। वही गवाह थी। ताए के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे पता था ये काम करेगा। ज़मीर और अपराध बोध से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जज ने पूछा, क्या आप गवाह हैं? औरत ने धीरे से सिर हिलाया। जी हाँ योर ऑनर। क्या डिफेंस जो कह रहा है वो सच है? औरत ने फिर सिर हिलाया। ताए ने अपने पिता का चेहरा देखा। उसकी आंखों में आग थी। ताए ने बस उसे देखा। वो किसी जवाब के काबिल नहीं था। मैं एतराज करता हूं योर ऑनर। ताए ने मन ही मन आंखें घुमा ली। ये आदमी बहाने कब खत्म करेगा? मैं यकीन दिला सकता हूं कि ये झूठ बोल रहे हैं। इनके पास कोई मजबूत सबूत नहीं है और मेरी जानकारी में कैप्टन को किसी जरूरी काम के लिए बुलाया गया था। ताए ने बात काट दी। वो छुट्टी का दिन था। उस दिन अफसरों को भी जश्न मनाने की इजाजत होती है और बिना किसी जांच के आपने आरोपी को सीधे जेल भेज दिया और सुनवाई रख दी। जज की भौहें तन गईं। उन्होंने तुरंत क्लर्क को बुलाया। जयवोन ने अपने वकील की तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। लगता है उसके वकील ने कुछ ऐसा कह दिया जो उनके खिलाफ चला गया। जज ने पूछा, डिफेंस, क्या आप बता सकते हैं कि आरोप लगाने से पहले कोई जांच क्यों नहीं हुई? योर ऑनर, मुझे लगा सबूत काफी थे। ताए बोला, जांच जरूरी होती है। सिर्फ चीजों के आधार पर किसी को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसे वकील से बहस कर रहा हूं जिसके पास तजुर्बा भी नहीं है। हर बार जांच जरूरी नहीं होती। कभी कभी सिर्फ तर्क काफी होता है। जांच ही तर्क है। आपके पास कोई? बस। जज ने हथौड़ा मेज पर मारा। काफी हो चुका, आप दोनों बैठिए। दोनों बैठ गए। जज दूसरे प्रोसिक्यूटर्स और वकीलों से धीमी आवाज में बात करने लगी। शायद ये तय हो रहा था कि मामला किसके हक में जाएगा। ताए जानता था कि वो सही है, फिर भी उसका दिल घबरा रहा था। अगर वो ठीक से बचाव न कर पाया तो? अगर उसने जंगकुक को बचा नहीं पाया तो? जंगकुक ने उसकी कांपती हुई उंगलियां देखी। वो पास बैठे थे और वो समझ गया कि ताए कितना नर्वस है। ये उसका पहला केस था। उसके लिए सब कुछ नया और मुश्किल था। जंगकुक ने धीरे से अपना हाथ ताए के ठंडे हाथों पर रख दिया। ताए चौंक गया। जंगकुक ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थामे रखा और उसकी आंखों में देखा। बिना लफ्जों के भी वो एक दूसरे को समझ रहे थे। ताए ने हल्की सी शरारती मुस्कान दी और जंगकुक के हथकड़ी वाले हाथ को दबा लिया। उसकी गर्माहट ने ताए को सुकून दिया। हमने फैसला कर लिया है, जज बोली। सिर्फ इन शब्दों से ही सबकी सांसें थम गईं। क्लर्क ने कागज खोला। डिफेंस के आधार पर आरोपी जियोन जंगकुक को दोषी। ताए की आंखें फैल गईं। गुस्सा उसके सिर तक चढ़ गया। 1 मिनट कैसे? क्लर्क घबरा गया। माफ कीजिए, नहीं, मैंने गलत पढ़ लिया। ताए का दिल एक पल को रुक सा गया। आरोपी जियोन जंगकुक बेगुनाह साबित होता है और कैप्टन का दिल एक पल के लिए थम गया। वो इतना खुश था कि रो पड़ता। कुछ देर बाद सब बाहर आ चुके थे। जंगकुक की रिहाई की तैयारी हो रही थी। बाहर बहुत लोग थे। जंगकुक की नजर ताए को ढूंढ रही थी और फिर उसे वो दिख गया। मिस्टर केम, उसने पुकारा। अब वो आमने सामने खड़े थे, दोनों खामोश। थोड़ा अजीब लगा। धन्यवाद, जंगकुक बोला, मेरे लिए खड़े होने के लिए। ताए ने सिर हिलाया। मैंने ये एक दोस्त होने के नाते किया। जंगकुक का दिल टूट गया। सिर्फ दोस्त? क्या हम बात कर सकते हैं? जंगकुक ने पूछा। हम बात तो कर ही रहे हैं। तुम जानते हो मेरा क्या मतलब है। ताए जानता था, मगर वो इस बात से बचना चाहता था। मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है। पापा ने सिर्फ आज के लिए छुट्टी दी थी। तो ट्रेनिंग के बाद?
ताए ने उसकी तरफ देखा नहीं। जंगकुक जैसे ही नींद की तरफ फिसलने लगा, वो अचानक सीधा बैठ गया। सामने चांद दिख रहा था और वक्त तकरीबन रात के 10 बज रहे थे। वो 9 घंटे से इंतजार कर रहा था। हाँ, इस इंतजार में उसने कुछ जरूरी काम भी कर लिए थे, मगर अब तक ताए नहीं आया था। उसने सोचा शायद वो व्यस्त होगा, शायद अभी किसी काम में फंसा हो, थोड़ी देर में आ जाएगा। मगर वो यही सोचते सोचते कई घंटे गुजार चुका था और ताए की परछाई तक नजर नहीं आई। दिल थोड़ा बुझ गया था, फिर भी वो इंतजार करना चाहता था। उधर ताए कैंप के गेट के सामने खड़ा था। आधी रात 12 बजे तक गार्ड की ड्यूटी उसी की थी। जिस्म एकदम साकिन था, मगर ख्यालों में हलचल मची हुई थी। उसे पता था कि जंगकुक उसका इंतजार कर रहा है, मगर वो इस बात के लिए तैयार नहीं था कि उसे क्या कहना है। सच बहुत तकलीफ देता है ना? तभी उसकी आंखों के सामने एक घोड़े पर सवार औरत दिखी और उसके साथ एक और आदमी दूसरे घोड़े पर। रात के वक्त ये अजीब था, खासकर जब कर्फ्यू लगा हुआ था। जैसे ही चेहरा साफ हुआ, ताए का दिल फिर से टूट गया। वो लिसा थी, जंगकुक की मंगेतर। लिसा घोड़े से उतरी और दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया। शुक्र था कि ताए ड्यूटी पर अकेला नहीं था, उसका एक साथी भी वहां था। उसे लिसा की हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैं उनके लिए नहीं आई हूं, उसने कहा, बल्कि तुम्हारे लिए। ताए ने हैरानी से सिर उठाया। मेरे लिए? उसने दोबारा पूछा, जैसे यकीन करना चाहता हो। लिसा ने सिर हिलाया। हां, मुझे तुमसे बात करनी है। ताए के दिल में हल्का सा डर उतर आया। क्या मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए ले सकती हूं? उसने दूसरे सोल्जर से पूछा। वो राजी हो गया। चिंता मत कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरा गार्ड कुछ देर के लिए इन्हें बदल देगा। दोनों कैंप के पास बने छोटे से पार्क की तरफ चले गए। रात थी, मगर आसमान स्याही से ज्यादा रोशन लग रहा था। आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं, मिसेस जियोन? ताए ने पूछा। लिसा हंस पड़ी। मिसेस जियोन? ताए ने सिर हिलाया। आप उसकी मंगेतर हैं, जल्दी ही जियोन होंगी। उसने हल्की सी मुस्कान दी, जबकि अंदर से वो टूट रहा था। जिस इंसान से वो मोहब्बत करता था, उसी से शादी करने वाली लड़की के सामने खड़ा होना आसान नहीं था। असल में लिसा पेड़ के पास रखी बेंच पर बैठ गई। मैं इसी बारे में बात करने आई हूं। ताए ने निगल कर सांस ली। वो हमेशा इस बात से बचता आया था, मगर अब ये लम्हा सामने था। क्या बात है? वो उसके पास थोड़ी दूरी पर बैठ गया। लिसा ने आह भरी। जंगकुक तुम पर भरोसा करता है, इसलिए मुझे लगता है मैं भी कर सकती हूं। मगर वादा करो, जो कुछ मैं बताऊंगी वो किसी को नहीं कहोगे। ये सुनते ही ताए के दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं वादा करता हूं। अगले ही पल लिसा के शब्दों ने उसे जैसे जमा दिया। हम सच में मंगेतर नहीं हैं। ताए की आंखें खुली की खुली रह गईं। पल भर को वो सांस लेना भी भूल गया। मुझे पता है तुम दोनों के बीच क्या है, लिसा ने नरमी से कहा, और मैं ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैं कुछ भी खराब नहीं करना चाहती। बिना एहसास के ताए की आंखों से आंसू बहने लगे, खुशी और दर्द दोनों एक साथ। फिर तुम दोनों ने ये नाटक क्यों किया? उसकी आवाज कांप रही थी। लिसा ने फिर से आह भरी। मैं अभी सब कुछ नहीं बता सकती, मगर कोर्ट में उसे बचाने के लिए शुक्रिया। मैंने उसके लिए एक वकील रखा था, मगर तुम्हारे पिता ने उसे मरवा दिया। ताए का दिल बैठ सा गया। तुम्हारे पिता ने एक जज को खरीदा था ताकि उसे मौत की सजा दिला सकें। मेरे कुछ ताल्लुकात कोर्ट में हैं, इसलिए मैंने सुनवाई वाले दिन जज बदल दिया। जंगकुक को खुद ही अपनी पैरवी करनी थी, मगर तुमने उसका बोझ हल्का कर दिया। शुक्रिया। मुझे और भी बहुत कुछ कहना है, मगर अब वो सब उसे ही बताना चाहिए। ताए के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लिसा ने कहा। उस दिन से वो बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है। मैं नहीं जा सकता, मुझे डर लग रहा है। लिसा ने उसका हाथ थाम लिया, उसे तसल्ली देने के लिए। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, वो तुम पर भरोसा करता है और मुझे उम्मीद है तुम भी करोगे। जंगकुक तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। कितनी, ये बस खुदा जानता है। मुझे पता है तुम भी उससे उतनी ही मोहब्बत करते हो। मैंने अपना हिस्सा निभा दिया, अब तुम्हारी बारी है।
ताए को सारी बातें समझने में थोड़ा वक्त लगा, मगर उसे एहसास हुआ कि वो सही कह रही है। शायद तुम ठीक कह रही हो, उसने कहा। भागने से कुछ नहीं बदलेगा। दोनों खड़े हुए। ताई ने अपने आंसू पोंछे। मुझे सब बताने के लिए शुक्रिया। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। लिसा मुस्कुराई। उसके दिल का बोझ हल्का हो गया था। उसे गिल्ट था कि ताई उससे दूर जा रहा था और अब वो गिल्ट सहन नहीं कर पा रही थी। मगर ताई ने हिचकते हुए पूछा, क्या आपको अजीब नहीं लगता एक आदमी का दूसरे आदमी से मोहब्बत करना? लिसा ने सिर हिलाया। ताई का दिल भर आया। उसे अपनी नाराजगी पर शर्म आई। वो वाकई अच्छी इंसान थी। वो दोनों वापस गेट की तरफ आए। जाने से पहले लिसा रुकी। मिस्टर किम, हमेशा सावधान रहिए, खासकर अपने पिता से। ताई को लगा इन शब्दों में कुछ और भी छुपा है, मगर उसने ज्यादा सोचा नहीं। उसने सच्ची मुस्कान के साथ सिर हिलाया और लिसा चली गई। मैं अभी उसी के पास दौड़ जाना चाहता हूं, मगर पहले ड्यूटी पूरी करनी होगी। बस 2 घंटे और। प्लीज मेरा इंतजार करना जंगकुक। आधी रात के 12 बज चुके थे और जंगकुक की उम्मीद टूटने लगी थी। एक और दिन शुरू हो चुका था और उसे यकीन हो गया था कि ताई अब नहीं आएगा। उसने खुद से कहा और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मगर तभी दरवाजे पर हुई एक दस्तक ने सारी खामोशी तोड़ दी। उसने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन दरवाजा खोल दिया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे धड़कन सिर तक सुनाई दे रही हो। मुझे लगा तुम न। उससे पहले ही 2 होंठ उसके होंठों से आ मिले। वो हैरानी में जम सा गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मगर अगले ही पल दरवाजा बंद होने की आवाज आई और दोनों खुद को थोड़ा महफूज महसूस करने लगे। होंठ एक साथ हिल रहे थे और आंखों से आंसू बहने लगे थे। उन्हें उस एहसास की बहुत कमी महसूस हुई थी, चाहे वो बस एक बार ही मिला हो। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद वो एक दूसरे के करीब आए हों। हाथ एक दूसरे को टटोल रहे थे, छूना, चूमना। उनकी छोटी सी दुनिया में कोई उन्हें जज करने वाला नहीं था। ताई को पता ही नहीं चला कि कब जंगकुक ने उसे उठाकर अपने डेस्क पर बैठा दिया। अब वो किनारे पर बैठा था। ताई ने जंगकुक की गर्दन के पीछे अपनी बाहें कस लीं और उसे अपनी कमर पर उसके हाथ महसूस हुए। ये सब ताई के लिए बहुत ज्यादा हो गया। वो अलग हुए और तभी ताई फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियां जंगकुक के कंधों से लगकर टूट रही थीं और आंसू उसके कपड़ों को भिगो रहे थे। खुशी के आंसू थे, ऐसे आंसू जो उसने पहले कभी नहीं रोए थे। मगर आज कहानी अलग थी। मुझे माफ कर दो, तुमसे नाराज होने के लिए, तुम पर यकीन न करने के लिए, तुमसे दूर भागने के लिए। मैं कितना बेवकूफ हूं। मुझे सच में बहुत अफसोस है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कुछ देर तक वो यूं ही खामोशी में एक दूसरे को थामे रहे, बस ये जानकर कि अब वो साथ हैं आखिरकार। उन्हें ये बहुत याद आया था, एक दूसरे के पास होना, सुकून में रहना, खुश होना। और इतनी सारी बातों के बाद वो फिर से एक दूसरे की बाहों में थे। जब रोना थम गया और दिल थोड़ा हल्का हुआ, तब गंभीर बातों का वक्त आया। ताई अपनी उंगलियों से खेलने लगा। क्या तुमने बहुत देर तक इंतजार किया? उसने पूछा। 11 घंटे कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, जंगकुक ने कहा। ताई हंस पड़ा, मगर दिल में हल्की सी चुभन भी थी। यह सच में बहुत लंबा वक्त था। मुझे माफ कर दो, पहले तुम्हारी बात न सुनने के लिए। लिसा ने मुझसे बात की और सब कुछ समझाया। तो फिर मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। जंगकुक हल्के से हंसा और ताई मुस्कुरा दिया। इसके अलावा कुछ नहीं। मगर हां, उसने मुझे कुछ बातें जरूर बताई। खामोशी में डूबा हुआ वो पल जैसे वक्त थम सा गया हो। शायद उन्हें एक दूसरे की बहुत कमी थी। तो फिर क्या हम बात करें? जंगकुक ने पूछा। जंगकुक अपनी कुर्सी पर बैठ गया और ताई अब भी डेस्क के किनारे बैठा था। कमरा अंधेरे में डूबा था। उन्होंने लाइट जलाना नहीं चाहा था, बस चांदनी की हल्की सी रोशनी ही सब कुछ रोशन कर रही थी। किस बारे में बात करें? ताई ने पूछा। केस के बारे में तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? जंगकुक जानता था यह सवाल आएगा। मैं अभी सब कुछ नहीं बता सकता, उसने धीरे से कहा।
उन्होंने मिस्टर हान को इसलिए मार दिया क्योंकि उसे गैर कानूनी हथियारों, ड्रग्स और अमेरिका से जुड़ी लेन देन की सच्चाई पता चल गई थी। ताय की भौहें तन गईं। अमेरिका? वो सब उजागर करना चाहता था, मगर उसकी मौत हो गई। और अफसोस की बात यह है कि इसका हुक्म तुम्हारे पिता ने दिया था। ताय को लगा जैसे उसके सिर में खून चढ़ गया हो। गुस्सा इतना था कि मुट्ठियां और ज्यादा भींचना मुमकिन नहीं था। मुझे जानबूझकर फंसाया गया ताकि असली गुनहगार से ध्यान हट जाए, और तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूं, इसलिए उन्होंने मुझे यूं ही रास्ते से हटा दिया। ताय ने गहरी सांस ली। खुद को संभालना जरूरी था। हमें पुलिस को बताना चाहिए, अदालत को। मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे पिता हैं। नहीं, अभी नहीं। जंगकुक ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ में सुकून था और ताय थोड़ा शांत हो गया। क्यों नहीं? वो एक जनरल है। उनके रिश्ते तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। हमेशा की तरह लोग सच से ज्यादा पैसे को चुनते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। ताये की आवाज में तलखी थी। तो फिर कब? अगर उनके इतने रिश्ते हैं तो हम उन्हें सजा कैसे दिलाएंगे? अगर राजनीति में उनके रिश्ते मजबूत हैं, जंगकुक बोला, तो दूसरी तरफ लोग हैं। ताये कुछ पल खामोश रहा, बात को समझने की कोशिश करता हुआ। तुम कहना चाहते हो कि हम लोगों को सच दिखाएं? जंगकुक ने सिर हिलाया। लोग भले भोले लगें, मगर वो बेवकूफ नहीं होते, और फिर लड़ने से पीछे नहीं हटते। आम लोग हुकूमत से ज्यादा ताकतवर होते हैं, बस उन्हें बोलने की हिम्मत चाहिए। ताय ने सिर हिलाया। वो समझ चुका था, मगर दिल में एक सवाल अब भी था। तुमने लिसा के साथ सगाई का नाटक क्यों किया? वो जानता था कि सब झूठ है, फिर भी दिल भारी था। और तुमने मेरा पिछला सवाल नहीं जवाब दिया, केस में तुम बोले क्यों नहीं? मैंने सब समझाया, जंगकुक ने कहा। अगर मैं उस वक्त बोलता तो सब गलत समय पर सामने आता, हालात और बिगड़ जाते। ताय ने धीरे से सिर हिलाया। और मेरा दूसरा सवाल? जंगकुक ने कांपती हुई सांस ली। शायद आज नहीं कहना चाहिए था, मगर अगर आज नहीं तो फिर कब? उस बारे में। वो खड़ा हुआ और दिल पर हाथ रख लिया, जैसे डर रहा हो। ताये एक पल के लिए भी हिला नहीं। यंग, शादी नकली है, जंगकुक जल्दी से बोला। हम ये किसी जरूरी वजह से कर रहे हैं, प्लीज नाराज मत होना। ताये जानता था ये झूठ है, वजह नहीं जानता था, मगर दर्द फिर भी था। उसने हल्की सी मुस्कान दी। मुझे पता है, मैं नाराज नहीं हूं, मैं समझता हूं। उसने जंगकुक का हाथ थाम लिया। जंगकुक जानता था वो ठीक नहीं है, मगर यही रास्ता बचा था। शादी के बाद हम सीधे अमेरिका जाएंगे अपना प्लान पूरा करने, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो अभी क्यों नहीं चले जाते? जंगकुक ने सिर हिलाया। अगर मैं यूं ही चला गया तो सवाल उठेंगे। ताय का दिल डर और उदासी से भर गया। उसे आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था। क्या इतिहास बदल चुका है? क्या उसकी मौत का वक्त बदल जाएगा? या शायद वो मरेगा ही नहीं? जंगकुक ने उसके चेहरे की बेचैनी देखी। कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूं। कम से कम एक वादा तो था। वादा? जंगकुक मुस्कुराया। वादा? मेरी जिंदगी का प्यार शादी करने जा रहा है। इतिहास कहता है उसकी मौत की वजह एक अमेरिकी सिपाही बनेगा, और वो अमेरिका जा रहा है। अब तो डर और बढ़ गया है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। प्लीज बस उसे सुरक्षित रखना। मेरी इकलौती खुशी मुझसे मत छीनना। आज की ट्रेनिंग थोड़ी अलग है। हम बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हमें 2 हिस्सों में बांट दिया गया। आधे जंगल जाएंगे, आधे दूसरी मिशन पर। मुझे जंगलों से डर लगता है, खासकर उन बातों की वजह से जो मेरे साथ वहां हुई थी। मैं ठीक रहूंगा। तुम सब जंगल के नियम जानते हो। साइलेंसर साथ है, कोई बेवजह आवाज नहीं करनी है, ताकि जानवरों को परेशानी ना हो। समझ गए? सर, यस सर। जंगल के सामने ज्यादा सोल्जर्स नहीं थे। सब कुछ नेचर के हिसाब से रखा गया था। असिस्टेंट ने ट्रेनर को एक बॉक्स दिया। इसमें तुम्हारी सारी मिशन स्लिप्स हैं, लेकिन लेने से पहले हम तुम्हें पार्टनर में बांटेंगे। जंगकुक एक तरफ खड़ा सब कुछ देख रहा था। यही उसका काम था। ट्रेनर ने नाम बुलाए।
किम ताehyung और पार्क बोगम। ताए थोड़ा चौंका। उसे पता था जंगकुक बोगम से जलता है। उसने तुरंत उसकी तरफ देखा, मगर उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। ये थोड़ा अजीब था, या शायद ताए ही ज्यादा सोच रहा था। उसने बात को वहीं छोड़ दिया और बोगम के साथ लाइन में लग गया। बाकियों को भी उनके पार्टनर मिल चुके थे। तुम्हें अंदर जाकर सिर्फ एक स्लिप उठानी है। जो मिशन उसमें लिखा होगा वही तुम्हारा टास्क है। टाइम होगा करीब 20 मिनट। सभी सोल्जर्स ने लाइन में जाकर अपनी अपनी स्लिप ली। कुछ खुश थे, कुछ नहीं। तय ठीक था, उसे राहत मिली। हमारा तो आसान है। स्लिप उसी ने उठाई थी। उसने बोगम को दिखाया। एक ही गोली में हिरन को शूट करना। बोगम ने पढ़ा। आसान है, मगर हेडशॉट होना चाहिए। ताए ने सिर हिलाया, भले ही दिल थोड़ा घबरा रहा था। सब अपने अपने मिशन पर निकल गए। ताए की नजरें तेज थीं। वो चारों तरफ देख रहा था, कहीं हिरन दिख जाए। हे, हम तो अभी बाहर ही हैं। बोगम हंसा। ताए को भी समझ आ गया। वो खुद पर हंस पड़ा। बस देख रहा था। 10 मिनट बीत गए, मगर हिरन नहीं मिला। पहले उसके पैर थक गए। अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे, मगर ताए को वो बहुत लंबे लग रहे थे। तुम ठीक हो? बोगम ने पूछा, जब ताए पास के पेड़ के पास रुक गया। थोड़ा आराम कर लें, पैर दुख रहे हैं, ताए ने शिकायत की। बोगम पहले झिझका, फिर मान गया। 30 सेकंड। ताए ने आंखें फाड़ दी। इतना कम? बिल्कुल नहीं। बोगम हंसा। मजाक कर रहा था। ताए को एहसास हुआ कि वो कितना आसानी से फंस जाता है। 1 मिनट। ताए की अचानक चीख से बोगम घबरा गया। वो क्या था? ताए चिल्लाया। आवाज बहुत तेज थी। बोगम को कुछ समझ नहीं आया। ताए उसकी बाजू कसकर पकड़े हुए था और डर से उसके पीछे छुप गया था। क्या हुआ? कुछ मेरे टखने को छू गया, दोनों एक साथ चिल्लाए। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, सांप उनके सामने था। काली चमकती खाल और तीखी आंखें। ब्लैक मम्बा। और सिर्फ एक नहीं, 3 थे। बोगम का पहला ख्याल था शांत रहना। सांप तब तक हमला नहीं करते जब तक उन्हें उकसाया न जाए। मैं धीरे धीरे पीछे हटना चाहिए, बोगम ने फुसफुसाया। जैसे ही सांप ने हरकत की, ताए दौड़ पड़ा। बोगम ने दांत भींचे। ताए बहुत शोर कर रहा था। ताए, रुक जाओ। वो उसके पीछे भागा, लेकिन ताए बस दौड़ता ही रहा। उसे सांप से बहुत डर लगता था, बहुत ज्यादा। वो सिर्फ जहर से मरना नहीं चाहता था, कम से कम इस वक्त तो नहीं। ताehyung, वहीं रुक जाओ। बोगम की आवाज बेहद घबराई हुई थी, मगर ताए के पैर नहीं रुके। डर आंसुओं में बदल रहा था। ताehyung। ताए ने नदी को कूदकर पार किया, मगर जैसे ही आगे बढ़ने वाला था, बोगम चिल्लाया, वो लैंडमाइन एरिया है। ताए वहीं जम गया। उसने दूसरा पैर जमीन पर रखने की हिम्मत तक नहीं की। क्या? बोगम हांफता हुआ उसके पास पहुंचा। ताए दूसरी तरफ खड़ा था। वहां लैंडमाइंस हैं, लेक्चर में बताया गया था, तुम सुन नहीं रहे थे, है ना? ताए को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने धीरे से दूसरा पैर पत्थर पर रखा और मुड़ा। बोगम ने सिर हिलाया। मैं इस बारे में मजाक क्यों करूंगा? ताए ने कंधे उचका दिए। पता नहीं, क्या पता तुम बना रहे हो? तो फिर आगे बढ़कर देख लो, जिंदा नहीं बचोगे। बोगम ने चुनौती दी। उसे पता था ताए ऐसा नहीं करेगा। ताए ने उस जगह को देखा। सच में खतरनाक लग रही थी। मुझ पर भरोसा करो, मैं बम डिस्पोजल टेक्नीशियन हूं, लैंडमाइंस को अच्छी तरह जानता हूं। मैं कभी। बोगम बीच में रुक गया। उसकी सांस तक थम गई। ताए को अजीब लगा। तुम ठीक हो? उसने पूछा। बोगम मुस्कुराया। बिल्कुल। ताए ने गौर से देखा। तुम बहुत अकड़े हुए लग रहे हो। नहीं, मैं ठीक हूं। तुम लैंडमाइन पर खड़े हो? बोगम हंसा, मगर उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था, बस होंठ हिल रहे थे। मैं बम डिस्पोजल टेक्नीशियन। वो हंसा, फिर धीरे से बोला, जैसे गिड़गिड़ा रहा हो, प्लीज मेरी मदद करो। ताए जोर जोर से हंस पड़ा जब उसे यकीन हो गया कि बोगम सच में लैंडमाइन पर खड़ा है। वो पेट पकड़कर लगभग घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखें हंस रही थीं,
वो चौड़ी मुस्कान जैसे धूप का टुकड़ा कमाल लग रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि मौत के बिल्कुल पास खड़ा बोगम भी मुस्कुरा रहा था। आखिरकार हम बच गए। एक और सोल्जर मदद के लिए आ गया। हाँ, सजा मिली, ज्यादा शोर मचाने की और मिशन पूरा न करने की। सब उस सांप की गलती थी। वही सजा फिर से मिली थी, नमक के समंदर में घुटनों के बल बैठकर किताबें उठाए रखना। ताए का दिल रोने को कर रहा था, क्योंकि उसके जख्म अभी ठीक ही हुए थे और अब फिर से वही दर्द लौटने वाला था। 1 घंटे के लिए, मैं बाद में वापस आऊंगा, ट्रेनर ने कहा जब उसने देखा कि सजा शुरू हो चुकी है। ट्रेनर चला गया। अभी तो बस शुरुआत थी, लेकिन ताए की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसके पुराने जख्म फिर से खुल रहे हैं और इस बार दर्द और भी ज्यादा था। तभी वह चौंक गया जब बोगम अचानक खड़ा हो गया। खड़े हो जाओ, उसने हुक्म दिया। चलो खड़े हो। ताए को समझ नहीं आया कि वो क्या करने वाला है, लेकिन फिर भी उसने बात मान ली। बोगम ने अपनी रूमाल निकाली, सामने का नमक थोड़ा हटाया और नीचे रूमाल बिछा दी। यहां घुटनों के बल बैठो। ताए को अजीब लगा, लेकिन जैसे ही वह रूमाल पर बैठा उसे थोड़ा आराम महसूस हुआ। बोगम ने जल्दी से ताए के घुटनों के आसपास फिर से नमक जमा दिया, ताकि किसी को पता न चले कि वह नमक पर नहीं, रूमाल पर बैठा है। फिर बोगम ने अपनी किताबें ठीक की और खुद सीधे नमक पर घुटनों के बल बैठ गया। ताए खामोश था, उसका दिमाग उलझा हुआ था। क्या ये सजा में धोखा नहीं था? ये गलत है, ताए ने धीरे से कहा। नहीं, वो लोग गलत हैं। मैंने सुना है तुम्हें ये सजा पहले भी मिल चुकी है। तुम्हारा जख्म फिर से खुल सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये खतरनाक है। ताए का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अच्छा लगा। उसे नहीं पता था कि बोगम इतना ख्याल करता है। वो सही था, पुराना जख्म सच में बिगड़ सकता था। फिर भी ताए को गिल्ट हुआ, क्योंकि उसे उतना दर्द नहीं हो रहा था जितना बोगम को। तुम भी रूमाल पर बैठ जाओ, उसने दर्द के बीच हल्की सी हंसी के साथ कहा। नहीं, मैं ठीक हूं, मैं मजबूत हूं, बोगम हंसा, बिल्कुल बच्चे की तरह। उन दोनों के बीच खामोशी छा गई। ताए के दिल में बहुत से ख्याल चल रहे थे। धन्यवाद, उसने कहा। किताबों की वजह से वह साइड में देख नहीं सकता था, लेकिन उसे पता था कि बोगम मुस्कुरा रहा है। नहीं, मुझे धन्यवाद, बोगम ने कहा। ताए को उलझन हुई। सॉरी, क्या? बोगम हल्का सा हंसा। कुछ नहीं, मेरा मतलब था वेलकम। फिर से खामोशी छा गई, लेकिन दिल के अंदर बोगम जानता था कि वो असल में क्या कहना चाहता है। मेरी जिंदगी में आने के लिए धन्यवाद। वो उसे ये कहना बहुत चाहता था, लेकिन अपनी हदें भी जानता था। वो जानता था कि वो उसे अपना नहीं सकता, क्योंकि वो ये भी जानता था कि जिस इंसान से वो मोहब्बत करता है उसका दिल किसी और के पास है। और ताए की जिंदगी में वो क्या है? उस इंसान के सामने जिसे ताए सबसे ज्यादा चाहता है। उसने तो शुरुआत भी नहीं की थी, लेकिन उसे पता था कि वो पहले ही हार चुका है। कम से कम वो बस उसे सुरक्षित रखना चाहता था, और यही उसके लिए काफी था। वैसे उसने मुझे बताया था कि सांप का पीछा इसलिए करना चाहिए था ताकि पता चल सके वो कहाँ रहता है, क्योंकि अगर कोई और फिर से उससे टकरा गया तो वो खतरनाक हो सकता है। मुझे सांप के काटने से मरना नहीं है, ठीक है? पर उसने कहा कि मुझे चिल्लाना और भागना नहीं चाहिए था, क्योंकि उससे सांप भड़क सकता था। वैसे मैंने आज जंकुक को कहीं नहीं देखा। वो शायद बहुत बिजी है, शायद शादी की तैयारी में। और हाँ, आज सैटरडे है। मम्मी ने पूछा कि क्या मैं मार्केट से सामान लाने में मदद कर सकती हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सामान लाना बहुत मिस आ रहा था। ये कितने का है? ताए की मम्मी ने पूछा। वो केकड़े की तरफ इशारा कर रही थी। ताए का ध्यान अभी भी आसपास की जगह पर था। मार्केट साफ सुथरी थी, हर तरह की चीजें मिल रही थीं और लोग भी थे, लेकिन भविष्य जितने नहीं। उन्होंने केकड़ा लिया और फिर बाकी सामान देखने लगे। कुछ और चाहिए बेटा? मम्मी ने पूछा, और ताए के दिमाग में तुरंत एक चीज आ गई। उसने थोड़ी दूर पर एक स्टॉल देखा जहां स्कैलप्स रखे थे। ओह गॉड, उसे स्कैलप्स बहुत पसंद थे। मम्मी ने सिर हिला दिया।
और ताए खुशी खुशी स्टॉल की तरफ चला गया। मम्मी वहीं पास में खड़ी रही। उसने ध्यान से स्कैलप्स देखे, चेक किया कि ताज़ा हैं या नहीं। हैरानी की बात थी, सारे स्कैलप्स बहुत फ्रेश लग रहे थे, जैसे अभी अभी समंदर से निकले हों, भविष्य जैसे नहीं। खैर छोड़ो, फिर भी जब सब अच्छा लगे तब भी सबसे बेहतर चुनना जरूरी होता है। उसने जल्दी से 1 किलो लिया और जैसे ही पैकेट मिला उसे पकड़ लिया। वो मम्मी की तरफ मुड़ा और हैरान रह गया। मम्मी किसी से बात कर रही थी। उस इंसान की पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन ताए का दिल उसी पल जोर से धड़क उठा जैसे ही उसे समझ आया कि वो कौन है। मुस्कुराते हुए वो उनके पास गया और मम्मी ने उसे देख लिया। ओह, मैं बताना भूल गई। दोनों की नजरें मिली और मुस्कान अपने आप आ गई। जंगकुक ने हल्का सा सिर झुकाया। गुड मॉर्निंग मिस्टर किम। ताए ने भी वैसा ही किया। गुड मॉर्निंग कैप्टन। मम्मी को थोड़ी अजीब लगी उनकी हंसी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद वो समझ गई थी। अब मुझे चलना चाहिए मिसेज किम, आपका दिन अच्छा रहे, जंगकुक ने कहा और चला गया। जैसे ही वो गया, ताए ने तुरंत पूछा, कैप्टन यहां क्यों थे? चलते हुए मम्मी ने जवाब दिया, मैं सामान ठीक कर रही थी, टमाटर संभालने में थोड़ी परेशानी हो रही थी तो वो मदद करने आ गए। मम्मी सब बता रही थी और ताए बस मुस्कुरा रहा था। मम्मी ने उसकी मुस्कान नोटिस कर ली। कैप्टन आजकल बहुत चमक रहे हैं, शायद किसी से मोहब्बत हो गई है। ताए की मुस्कान और चौड़ी हो गई, लेकिन उसे एहसास हुआ तो उसने तुरंत अपने होंठ अंदर की तरफ दबा लिए। मम्मी ने नजरें हटाई, हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने सिर हिला दिया। माँ की समझ, जानते हो ना, वक्त का पता ही नहीं चला। वो दोनों अभी भी सामान ढूंढ रहे थे, बस थोड़ा सा और बाकी था। क्या कहीं आलू दिखे? मम्मी ने पूछा। ताए ने तुरंत चारों तरफ देखा। वो आलू वाले स्टॉल की तरफ गए और चुनने लगे। गुड मॉर्निंग मैडम, सर आप बिल्कुल सही स्टॉल पर आए हैं, क्योंकि शहर के सबसे अच्छे और स्वादिष्ट आलू हम ही बेचते हैं। ताए हंस पड़ा, लेकिन आवाज बहुत जानी पहचानी लगी। उसने तुरंत ऊपर देखा। साधारण शर्ट में, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए बोगम खड़ा था। बोगम? ताए के मुंह से निकला। वो चौंक गया। ताएयुंग? मम्मी को देखते ही उसने फौरन झुककर सलाम किया। आप बहुत सुंदर लग रही हैं, तभी तो आपका बेटा इतना हैंडसम है। मम्मी हंस पड़ी। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। बोगम हंसा। मम्मी को उसकी सच्चाई महसूस हुई। धन्यवाद, और इतनी फॉर्मेलिटी मत करो। मेरे बेटे के दोस्त हो, मुझे आंटी ही बुलाओ। ताए थोड़ा शर्मा गया। आलू लेने के बाद मम्मी ने ज्यादा पैसे दे दिए। मैडम ये चेंज नहीं, रख लो, मेहनत कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। उन्होंने मुस्कुराकर पैसे लौटा दिए। 1 मिनट, मैं वहां से सेब ले लूं, तुम यहीं रुको, ठीक है? मम्मी ने ताए से कहा। जैसे ही वो गईं, दोनों बात करने लगे। तुम यहां काम करते हो? ताए ने पूछा। बोगम हंसा। हाँ, कैंप में ट्रेनिंग के साथ साथ माता पिता की मदद भी कर लेता हूं। ताए ने सिर हिलाया। तुम्हें यहां देखकर उम्मीद नहीं थी। क्या तुम्हें लगा मैं बहुत अमीर हूं? बोगम हंस पड़ा। थोड़ा सा तो लगा था। बोगम की मुस्कान हल्की हो गई। सच कहूं तो मैं एक आम इंसान हूं। हम गरीब हैं, लेकिन शुक्र है दिन में 3 वक्त खाना मिल जाता है। ताए को बुरा लगा। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। तुम ट्रेनिंग के साथ घर का भी ख्याल रख रहे हो। यह आसान नहीं होता, और यह बिल्कुल इज्जतदार काम है। ऐसे ही करते रहो। ताए ने उसे हौसला दिया। बोगम हमेशा मुस्कुराता रहता था, लेकिन ताए को आज उसकी जिंदगी का एक हिस्सा समझ आया। मुश्किल थी, मगर वो शुक्रगुजार था। सारा सामान लेने के बाद वो मार्केट से निकल गए। घर जाते हुए वो कलेसा में बैठे, लेकिन मम्मी के दिल में एक सवाल था, तो उन्होंने ताएयुंग से पूछा, दिल कैसा है बेटा?